नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका कल कैसा था? आपका आज कैसा है? और आने वाला कल कैसा होगा? जानना है तो जरूर देखें कालचक्र। जी हाँ, आज ही अपनी कुंडली पर जरूर गौर करें। आपकी कुंडली के पहले भाव में अलग अलग ग्रहों का स्थित होना आपके बीते हुए कल, आज और आने वाले कल के बारे में बहुत कुछ बयां करता है। कुंडली का पहला भाव आपके जीवन, आपके व्यक्तित्व, आपके फ्यूचर पर क्या प्रभाव डालता है, यही बताएंगे आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं पहले भाव की। पहले भाव को हमारे ज्योतिष में सबसे खास क्यों माना गया है? इसका संबंध किस ग्रह से है और ये हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कुंडली के पहले भाव के बारे में। देखिए, हमारे मनीषियों ने मनुष्य के जीवन का समग्र रूप से अध्ययन करने के लिए जन्म कुंडली के विधान को 12 भागों में डिवाइड किया, जिसमें पहला भाव जो आता है वो शरीर का भाव आता है। दूसरा भाव जो आता है उससे धन, कुटुंब, परिवार, खान पान, बातचीत का तरीका, चेहरे की आकृति, इसके बारे में विचार किया जाता है। तीसरे भाव से भाई बहन के बारे में, पराक्रम के बारे में, नौकरी के बारे में विचार किया जाता है। और चौथे भाव से माता के बारे में, भूमि, भवन, वाहन के बारे में, सुख के बारे में, यश कीर्ति के बारे में विचार किया जाता है। पांचवा भाव जो जन्म कुंडली में मनीषियों ने निर्धारित किया है, उससे हम किस देवता की उपासना करेंगे, पढ़ाई कैसी होगी, बौद्धिक क्षमता कैसी होगी, संतान कैसे होंगे, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। छठे भाव से रोग, दुश्मन, मामा, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। सातवें भाव से पत्नी का विचार किया जाता है, कभी कभी शत्रु का भी विचार किया जाता है। सातवें भाव से पत्नी के रूप रंग का विचार किया जाता है। सातवें भाव से पत्नी के स्वभाव का विचार किया जाता है। तो ये आठवां भाव जो है वो मृत्यु का स्थान है। किसी व्यक्ति की आयु कितनी होगी, किस तरह से उसकी मृत्यु होगी, अल्पायु योग, मध्यायु योग, दीर्घायु योग कैसा है, ये आठवें भाव से विचार किया जाता है। नौवें भाव से धर्म के बारे में, पिता के बारे में, भाग्य के बारे में विचार किया जाता है। और 10वें भाव से आजीविका, रोजी रोटी, प्रोफेशन, राज्य में अर्थात सरकार में अपनी भागीदारी, सरकारी पद की प्राप्ति, ये सब 10वें भाव से विचार करने योग्य है। एकादश भाव से आमदनी, आय स्रोत, बड़ा भाई, ये सब 11वें भाव से विचार किए जाते हैं। 12वें भाव से खर्च, पूर्व जन्म, इन सब का विचार 12वें भाव से किया जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे कुंडली के पहले भाव की, अर्थात जिसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं तन भाव। इससे जानते हैं क्या क्या विचार किया जाता है? शरीर की लंबाई चौड़ाई, शरीर का रंग, चेहरे की बनावट, बालों की संरचना, नाक कान मुंह की संरचना, इनसे इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। साथ ही शरीर रोगी होगा कि निरोगी, ये सब चीज़ों का विचार इसी से किया जाता है। तो ज्योतिष में तन नाम से लग्न भाव को पुकारा जाता है। कुंडली के, जन्म कुंडली के पहले भाव में जहाँ लग्न लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा होगा तो ASC लिखा होगा और हिंदी में लिखा होगा तो लग्न लिखा होगा, ठीक है। वहाँ पहले भाव लग्न का स्वामी ग्रह मंगल और राशि मेष है। कुंडली के पहले भाव का संबंध हमारे शारीरिक बल, स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रूप, मस्तिष्क, स्वभाव, आयु, आत्मविश्वास, सम्मान, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, तेज, आकृति, प्रकृति, आत्मा और यश को दर्शाता है। कुंडली में लग्न या लग्नेश के मजबूत होने से ये सभी पहलू भी मजबूत हो जाते हैं, ये सत्य है। कुंडली का पहला भाव हमारी आंतरिक और बाहरी छवि को नियंत्रित करता है। ये वो भाव है
जिससे व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ पता चलता है। कुंडली का पहला भाव हमारी काया, सामान्य व्यक्तित्व, लक्षण, स्वास्थ्य, हमारे बचपन के बारे में भी काफी कुछ बताता है। कुंडली का पहला भाव कुंडली के अन्य भावों को भी प्रभावित करता है। कुंडली के सभी भावों में से सबसे महत्वपूर्ण स्थान लग्न का ही है, क्योंकि तुलसी धर्मधाम शरीर से। अगर शरीर ही नहीं रहेगा, जीवन ही नहीं रहेगा, तो फिर धन, वैभव, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, वाहन किस काम का। जीवन अगर सुरक्षित है, जीवन अगर सुरक्षित है, जीवन अगर निरोग्य है, जीवन अगर प्रसन्न है, तो भोजन भी अच्छा लगेगा, कपड़ा भी अच्छा लगेगा, वाहन भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर पहला भाव ही समाप्त है, जीवन ही समाप्त है, तो और चीज़ों से क्या मतलब है। ये जीवन के शुरुआत का प्रतीक है पहला भाव। कुंडली का पहला भाव हमेशा हमारे व्यक्तित्व के आकार को देता है। कुंडली का लग्न अर्थात पहला भाव आगामी दुर्घटनाओं और दुर्भाग्य के बारे में भी संकेत करता है। पहले भाव से किसी भी व्यक्ति के मान, सम्मान, शोहरत, मां से विरासत में मिली संपत्ति, लंबी यात्राओं के बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। कुंडली के पहले भाव की गतिविधियां वर्तमान की घटनाओं और हमारी श्वासों और पाचन क्रिया से जुड़ी हुई है। तो मैंने बताया पहले भाव का इंपॉर्टेंस क्या है, और लगभग आप भी समझ गए होंगे। इसमें एक बात मैंने कहा, फिर से उसे रिपीट करूं, वो ये कि अगर कोई ग्रह अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में लग्न में अगर हो, तो इसका फल सर्वोत्तम हो जाता है। लेकिन वहीं अगर ग्रह शत्रु राशि में या नीच राशि में हो, तो शरीर की स्थिति डामाडोल हो जाती है। ये दिमाग में बैठा के रखिए। अगर दो चीज़ें आपको दिमाग में बैठ गई, तो आपको ज्योतिष समझने में बहुत आसानी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो लग्न के बारे में हम जान रहे हैं, और लग्न यानी कि पहला भाव, और अगर वहां पर सूर्य विराजमान हो तो क्या स्थिति होगी, तब आपका जीवन कैसा रहेगा, ये तमाम जानकारी हम पंडित जी से जरूर लेंगे। लेकिन रिया हमारे साथ जुड़ चुकी है मुरादाबाद से। रिया, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 1995। जी। पंडित जी, मुझे ये पता करना है कि मेरा शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, और मेरे जीवन साथी कैसे होंगे, उनके साथ मेरा तालमेल कैसा रहेगा, और ससुराल कैसी होगी। देखो बेटा, जो प्रश्न आपने किया है, मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है। वैवाहिक जीवन आपका अत्यंत सुखमय रहेगा। मुझे लगता है कि किसी परिचित लड़के से ही आपका विवाह होगा, और वैवाहिक जीवन में आपके अत्यंत प्रेम होगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप रानी महारानी बन कर के ऐश करेंगी। आपका सचमुच में वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा है, और बहुत निकट भविष्य में आपके विवाह होने की संभावना बनी हुई है। अब इसमें विलंब की भी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए अब बात करेंगे कि कुंडली के पहले भाव में अगर सूर्य ग्रह स्थित हो तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, नेचर फ्यूचर कैसा होता है। क्योंकि आपने कहा कि पहले भाव यानी लग्न से पता चलता है कि व्यक्तित्व कैसा है, कि दिखने में कैसा है, रंग रूप। तो पहला भाव तो है जो सब बताता है, लेकिन अगर वहां पर सूर्य विराजमान है तो फिर क्या कुछ होगा लाइफ में। देखिए, पहली बात सूर्य के नेचर को भी जान लीजिए। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। जिस आदमी के कुंडली में सूर्य अच्छा होगा, वो आदमी विल पावर का बहुत मजबूत होगा। और जिसका सूर्य कमज़ोर होगा, खराब होगा, पापग्रहों से युक्त होगा, दृष्ट होगा, शत्रु राशि में होगा, उसका आत्मबल बहुत कमज़ोर होगा। और आत्मबल बल का प्रभाव जो होता है वो चेहरे पर पड़ता है। चेहरे के ऊपर आपके आत्मा का एक पूरा प्रतिछाया झलकती है। अगर आपका आत्मविश्वास कमज़ोर है तो घबराहट आपके चेहरे पर दिखाई देगी। अगर आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत है तो आपके चेहरे पर तनिक भी घबराहट के भाव नहीं आएंगे, बल्कि आत्मविश्वास झलकेगा। अब श्रद्धा ने पूछा कि कुंडली में अगर सूर्य हो जाए
पहले भाव में तो क्या होगा। तो मैंने पहले बताया है, उस बात को फिर एक बार रिपीट करूं कि जो ग्रह अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में होता है वो सुंदर फल देता है। ऐसे में मेष और सिंह राशि का अगर सूर्य लग्न की कुंडली में होगा तो ये आपको सब प्रकार से सर्वोत्तम फल देगा। माने आप जैसा कोई आत्मविश्वासी नहीं, आप जिसकी तरफ आंख उठाकर देखेंगे वो आंखों में आंख नहीं मिला पाएगा। आपके चेहरे की आभा 10 लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। लेकिन वहीं पर कुंडली के पहले भाव में कौन सा ग्रह हो तो ये मैं बता रहा हूं आपको। तो जैसे सूर्य के बारे में मैं बता रहा हूं आपको, सूर्य अगर मेष राशि और सिंह राशि का होगा तो कमाल हो जाएगा। ठीक है, लग्न स्थान के सूर्य की कुंडली के पहले भाव में होने से। लेकिन अगर सूर्य मेष और सिंह राशि में है तो मजबूत होगा व्यक्ति, जीवन शक्ति और अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मविश्वास भी प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता होगी, बड़ा राजनीतिज्ञ हो सकता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद कर सकता है। हालांकि पहले भाव में सूर्य, अगर सूर्य मेष और सिंह का ना हो तो व्यक्ति को अहंकारी भी बना सकता है। जिन लोगों की कुंडली में पहले भाव में सूर्य है वो हर संघर्ष से निपटने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अच्छा सूर्य होना चाहिए। मेष और सिंह का पहले भाव में शुभ सूर्य व्यक्ति को बचपन से ही स्वतंत्र विचारों का बनाता है और सुदृढ़ व्यक्ति बनाता है। अगर मेष और सिंह का सूर्य होगा तो ऐसे आदमी को कोई नेतृत्व नहीं कर पाएगा, बल्कि ऐसा व्यक्ति खुद नेतृत्व करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति अगर किसी के अंडर में काम करने के लिए कह दिया जाए तो सफोकेशन महसूस करता है, उसकी सांस उगने लगती है। देखिए, सूर्य वैसे धर्म का भी कारक है। ऐसे में पहले भाव में सूर्य शुभ हो तो व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है। लेकिन सूर्य अगर लग्न में नीच राशि का हो, शत्रु राशि का हो, पाप राशि का हो तो ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है। सर के ऊपर रोग होता है, आत्मा कमजोर होती है, बाल बचपन में ही पकने लगते हैं, आंखों में दिक्कत आती है और ऐसा व्यक्ति आलसी भी होता है और प्रायः बीमार रहता है। सूर्य अगर पापक ग्रहों के स्थान में लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति बीमार रहता है, ये बात बड़ी सच है। और उसके हड्डी पर कभी मांस नहीं चढ़ती है, हर समय उसके शरीर की हड्डियां दिखती रहती हैं और बड़ा दुबला पतला होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य अगर 1 नंबर और 5 नंबर जहां आपके कुंडली में लग्न में लिखा हुआ है उसमें है तब तो एकदम जय जयकार है। और अगर दूसरे किसी नंबर में है, 10 नंबर में है, 11 नंबर में है या 7 नंबर में है, 2 नंबर में है तो जरूर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और हाँ, लग्न का बैठा हुआ ग्रह आपके पत्नी भाव को भी प्रभावित करता है। तो सूर्य अगर शुभ दृष्टि देगा तो पत्नी सुंदर और राजघराने की होगी, लेकिन सूर्य यदि नीच राशि का पापक ग्रहों से दृष्टियुक्त होगा तो पत्नी रोगिणी होगी या एक से अधिक विवाह भी हो सकते हैं। तो ये कुंडली का पहला भाव देख करके जाना जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात सूर्य की तो हो गई, कुंडली के पहले भाव में अगर सूर्य हो तो क्या होता है। अब बात करेंगे चंद्र की। अगर कुंडली के पहले भाव में चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति किस पर्सनालिटी का होता है, साथ ही ऐसे व्यक्ति में कौन कौन सी खूबियां या खामियां होती हैं, ये जानेंगे पंडित जी से। बात सूर्य की हो गई, अब बात चंद्रमा की भी करते हैं। देखिए, सब कुछ होगा लेकिन ज्योतिष में सिद्धांत नहीं बदलेगा। सिद्धांत वही रहेगा कि अपनी राशि का हो या उच्च राशि का हो तो सुपर, अगर अपनी राशि अपनी नीच राशि का है या शत्रु राशि का है तो सब कुछ खराब। चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ लग्न में वृषभ राशि और कर्क राशि का अच्छा माना जाता है। वृषभ राशि और कर्क राशि का चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ अच्छा माना जाता है। ठीक है, कुंडली के पहले भाव में चंद्रमा यदि वृषभ राशि का या कर्क राशि का हो तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक, सुंदर, धनी, इमोशनल और बहुत नाजुक होता है। ऐसे लोगों की समाज में मान सम्मान बहुत प्राप्त होता है। चंद्रमा आपको खुशमिजाज रखता है, मिलनसार बनाता है। लेकिन अगर यही चंद्रमा निर्बल हो गया, नीच राशि में हो गया, शत्रु राशि में हो गया, पापक ग्रहों से पीड़ित हो गया तो
आत्मविश्वास और मन को आत्मविश्वास की कमी होगी और मन हर समय बेचैन रहेगा। चंद्रमा अगर कमजोर हो तो ऐसा व्यक्ति डरपोक, दुर्बल, निर्बल होगा। चंद्रमा लग्न में अगर अकेला हो, कमजोर हो, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य हर समय प्रभावित होता है। ऐसा आदमी एलर्जी के रोग से, एनीमिया के रोग से, खून की कमी के रोग से हर समय जूझता रहता है। और खास करके अगर पापक ग्रहों में केतु शनि का प्रभाव हो जाए तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगी भी होता है। ऐसे लोगों को पानी से बड़ा डर लगता है, जिनका चंद्रमा खराब हो। ऐसे लोगों की गलत संगत में रहने की आशंका ज्यादा हो जाती है। ऐसे लोग अपना हित और अहित नहीं पहचान पाते हैं। ऐसे लोग दूसरों के साथ आसानी से संबंध नहीं बना पाते हैं। लोगों से रिश्ते जोड़ने में, अपनी बात समझाने में आपको समय लगता है। तो कहने का आशय ये है, यदि वृषभ का चंद्रमा होगा और कर्क का चंद्रमा होगा तो फिर आपका क्या पूछना है। लेकिन इन दो राशियों को छोड़ करके अगर अपने मित्र राशि का चंद्रमा होगा तब भी कुछ सौम्य है। जैसे सूर्य के घर का हो, मंगल के घर का हो, बृहस्पति के घर का हो, तब भी कुछ ठीक है। लेकिन शनि के घर का हो, शुक्र के घर का हो, बुध के घर का चंद्रमा हो, तब तो ये बहुत ही अनिष्टकारक स्थिति बनती है। इसलिए अगर आप अपने लग्न के चंद्रमा को देख रहे हैं तो इन विषयों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी जीवन शैली और आपकी जिंदगी एकदम आईने में साफ साफ आपको दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। कुंडली में पहले भाव यानी कि लग्न भाव में अगर बृहस्पति ग्रह हो तो व्यक्ति का नेचर कैसा होता है, ऐसा व्यक्ति कौन सी खूबियां और खामियां ऐसे व्यक्ति में होती हैं जो इनके आने वाले कल पर अपना असर दिखाती हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि बृहस्पति की चर्चा कर रहा हूं तो मंगल और बुध को छोड़ दूंगा। आप ये मत सोचिएगा कि तो बृहस्पति की चर्चा करने लगे और मंगल बुध को छोड़ दिए। बृहस्पति की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि एक बृहस्पति इकलौता ऐसा ग्रह है जिसके बारे में हमें बचपन में जब ज्योतिष की शुरुआत किए थे तभी पढ़ाया जाता था, यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। जिसके केंद्र में बृहस्पति हो उसका दूसरा ग्रह क्या बिगाड़ेगा। माने 8 ग्रह अगर खराब भी हों और बृहस्पति अकेला अगर बहुत मजबूत और केंद्र में हो तो वो जिंदगी को संवार देता है। और ये अभी तक 50 साल के अपने अनुभव में यही देख रहा हूं कि सचमुच में कुंडली के सारे ग्रह आड़े टेढ़े हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बृहस्पति मजबूत होकर के केंद्र में है तो सब कुछ भजन बना देता है। शरीर भी अच्छा रहता है, धन धान्य भी रहता है, सम्मान भी रहता है, परिवार भी रहता है, धर्म भी रहता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन अकेला बृहस्पति अगर निर्बल, दुर्बल और पाप पीड़ित हो जाए, सब कुछ अच्छा होते हुए भी जीवन सुख से वंचित हो जाता है। इसलिए बृहस्पति को थोड़ा सा मैंने रिजर्वेशन करके आगे ले आया। तो आप देखिए, कुंडली में लग्न भाव में बृहस्पति अगर उच्च का माने जहाँ 4 नंबर लिखा हो, कर्क राशि हो, अगर वहाँ हो तो ऐसा व्यक्ति उदार होता है, दान पुण्य करने वाला होता है, सकारात्मक सोच का होता है, मजबूत इरादों वाला होता है। जानते हैं, जब लग्न में बृहस्पति होगा तो उसकी पूरी दृष्टि आपके संतान भाव पर जाएगी और आपके भाग्य भाव पर जाएगी। अर्थात आप पढ़ाई में अच्छे होंगे, आपके संतान दीर्घजीवी होंगे और आपकी आयु लंबी होगी और आप धार्मिक होंगे, आपका भाग्य ठीक होगा। ऐसे लोगों का झुकाव पढ़ाई की तरफ होता है, ऐसे लोगों की आयु लंबी होती है। लग्न में बृहस्पति उच्च का हो तो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है। ऐसे लोग अपनी पहचान भी बनाते हैं और कम संसाधनों का सही दिशा में उपयोग भी करते हैं। बृहस्पति विस्तार का ग्रह है, ऐसे में पहले भाव में इसके होने से व्यक्तित्व में निखार और विकास की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लग्न का बृहस्पति अगर कमजोर हो जाए तो, निर्बल हो जाए तो, नीच राशि का हो जाए तो, पापक ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो, ऐसे व्यक्ति का कद 5 फीट से ज्यादा नहीं होता और शरीर भी दुबला पतला होता है। लेकिन अगर बृहस्पति कर्क राशि में
मकर और मीन राशि में लग्न में बैठा हो और उस पर पापक ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसा आदमी बहुत स्थूलकाय, बहुत मोटा हो जाता है, उसका वजन जरूरत से ज़्यादा ही हो जाता है। ऐसा आदमी हवा पीता है तब भी मोटा हो जाता है। ऐसे आदमी का वजन जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर कुंडली में आपके बृहस्पति शुभ है और आपका मोटापा बढ़ रहा है तो आपको बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, और जब तक पूजा न करें तब तक व्रत करना चाहिए। केले के पेड़ में जल हल्दी चढ़ानी चाहिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, एकादशी का व्रत करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली के पहले भाव में अगर शुक्र हो तो व्यक्ति की शारीरिक बनावट कैसी होती है, ऐसे व्यक्ति में कौन सी खासियत होती है, साथ ही ऐसे लोगों को कौन से रोग भी हो सकते हैं, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी, शुक्र के बारे में भी पहले बता दीजिए। देखिए, अब बृहस्पति के बारे में बताए हैं तो देवताओं के गुरु थे, अब शुक्र जो है ये राक्षसों के गुरु हैं। अगर इनको ना बताएं तो कहेंगे कि हमारा कंपटीशन कमजोर कर रहे हैं पंडित जी। तो चलिए शुक्र के ही बारे में पहले जान लीजिए, मंगल बुध के बारे में इसके बाद में बताऊंगा। तो जैसे शुक्र के बारे में ये जान लीजिए कि शुक्र जो है दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्या भृगुणा बुधेन्द्र, अर्थात सुंदरता और सुंदरता से प्रेम करने वाला, सुंदर और सुंदरता से प्रेम करने वाला, इसका ग्रह है शुक्र। शुक्र लग्न में हो तो व्यक्ति सुंदर और आकर्षक होगा, इसमें नो डाउट। शुक्र आंखों का कारक ग्रह है। शुक्र जितना अच्छा लग्न में होगा व्यक्ति की आंखें उतनी अच्छी होंगी। अगर शुक्र वृषभ या तुला राशि का होगा या मीन राशि का होगा तो ऐसे व्यक्ति की आंखें हिरनी के आंखों जैसी होंगी। और शुक्र यदि पाप पीड़ित या पापक ग्रहों के साथ होगा या पापयुक्त होगा तो ऐसे व्यक्ति की आंखें इतनी कम खुलती हैं कि दूर से देखने में नहीं लगती कि व्यक्ति देख रहा है कि नहीं देख रहा है। आंखों की संरचना शुक्र के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी सुंदर आंखों के स्वामी होंगे लोग, उनके बारे में दो चीजें आप जान लीजिए। एक तो कभी उन्हें धन वैभव की कमी नहीं होगी, और दूसरा वो हर समय लोग उनसे मिलने के लिए तरसते रहेंगे। अगर आंखों की संरचना सुंदर, आकर्षक या हिरनी की तरह आंखें हैं तो क्यों? क्योंकि शुक्र मजबूत होगा और शुक्र विलासिता का ग्रह है, शुक्र लोकप्रियता का ग्रह है। तो ऐसे आदमी का नाम बहुत होगा, ऐसे आदमी की पब्लिसिटी बहुत होगी, तो ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए लोग तरसेंगे ना। तो अगर शुक्र लग्न में हो, 12 नंबर लिखा हो जहां मीन लग्न हो, या फिर वृषभ लग्न में हो या तुला लग्न में हो, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा राजसी वृत्ति होती है और बहुत ज्यादा कामुक होते हैं। काम वासना इनके अंदर कुछ जरूरत से ज्यादा होती है। शुक्र लग्न में हो तो ऐसे व्यक्ति की ओर लोग बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। ये भी एक बात जान लीजिए कि जैसे चुंबक दूसरे चीजों को खींचता है अपनी तरफ से, ऐसे बलवान शुक्र वाले व्यक्ति जो लग्न के होते हैं वो लोगों को अपनी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित करते हैं। ऐसे लोगों से लोग मित्रता करने के लिए, परिचय करने के लिए बेचैन रहते हैं। उच्च का शुक्र लग्न में हो तो कम मेहनत करके भी कई चीजें मिल जाती हैं, लेकिन शुक्र की इन सकारात्मक चीजों को लालच करने पर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। शुक्र अगर कमजोर है, अर्थात कन्या राशि का शुक्र है जहां 6 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका विचार अस्थिर होगा। शुक्र अगर अस्त है, सूर्यादि ग्रहों के साथ अस्त हो गया है, तो नेत्र रोग होगा। सूर्य और शुक्र की राशि अंश कला विकला अगर बराबर हो तो व्यक्ति जन्म से ही जन्मांध होगा। सूर्य और शुक्र के डिग्री में अगर 3 डिग्री तक का अंतर हो तो बचपन में 5 साल 6 साल की उम्र में ही चश्मा लग जाएगा। शुक्र अगर मंगल से संबंध बनाता हो और पापक ग्रहों से संबंध बनाता हो तो बचपन में ही डायबिटीज हो जाएगी, स्किन से रिलेटेड रोग हो जाएगा, गुप्त रोग हो जाएगा। और सूर्य के साथ शुक्र अगर हो और शुक्र अस्त हो
तो ऐसा पुरुष स्पर्म काउंट उसके मतलब कि उसके वीर्य में जीव नहीं होगा, और अगर स्त्री हो तो उसके अंडे ठीक से निर्माण नहीं होंगे। अर्थात जननांग संबंधी दोष शुक्र ही देता है। तो इन बातों को ध्यान में दे करके अगर बहुआयामी दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए तो व्यक्ति के बारे में एक ग्रह ही बहुत कुछ बोल सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात मंगल ग्रह की होगी। अगर आपके पहले भाव में मंगल ग्रह स्थित है तो इसका हमारे आज और आने वाले कल पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए पंडित जी। बारी आ गई मंगल की। हाँ, तो देखिए मैं खुश भी हुआ, कम से कम मंगल के साथ न्याय हो रहा है। तो देखिए कुंडली के पहले भाव में मंगल अगर हो और वहां नंबर लिखा हो 1 या 8, मेष या वृश्चिक लग्न हो या मकर लग्न हो, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा, क्षमता, उग्रता दोनों भरपूर मात्रा में होती है। ऐसे लोग अच्छे कदकाठी के, निरोगी, कंधा इनका मजबूत होता है और ऐसे लोग प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसे लोग तेजी से काम करते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे चलने और धैर्य से काम लेने की जरूरत होती है। क्रोधो पराक्रमो भौमः, क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह जो है मंगल है, और मंगल जब लग्न में होता है तो तुरंत व्यक्ति मंगली हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का विवाह मंगल प्रभावित लोगों से ही करना चाहिए, नहीं तो लग्ने बेच पाताले जामित्र चाष्टमे कुजो भरता पत्नी विनाशाय पत्नी भरता विनाशकृत। अगर मंगला लड़का लड़की हो और मंगली लड़का लड़की ना हो और उसका विवाह कर दिया जाए तो ये अच्छा नहीं रहता है। मंगल साहस का ग्रह है, पराक्रम का ग्रह है, ऊर्जा का ग्रह है, तो ऐसे लोग साहसी होते हैं, लेकिन अगर किसी पापग्रह के साथ हो जाए तो दुस्साहसी भी होते हैं। और ऐसे लोगों का अगर अंगूठा का ये अगला परुआ जो है, देख रहे हैं ना, 3 परुआ है इसमें, अगला परुआ सबसे ऊपर वाला अगर ये छोटा हो जाए, 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का हो जाए और मोटा हो जाए, तो ऐसे लोग क्रिमिनल भी होते हैं, ऐसे लोग हत्यारे भी होते हैं। और आक्रामकता होती है ऐसे लोगों के अंदर। लग्न भाव में मंगल अगर अशुभ होगा, खास करके मंगल अगर 4 नंबर में हो, तो व्यक्ति क्रोधी होगा, झगड़ालू होगा, हमेशा अपनी परिस्थितियों को कोसने वाला होगा, हर समय नकारात्मक बात करने वाला होगा, डरपोक होगा। लग्न में मंगल अशुभ अगर है तो दांत के लिए, पेट के लिए, डायबिटीज रोग के लिए, ये सब रक्तचाप के लिए ये तकलीफ देह है। इसलिए मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है, लेकिन मंगल कितना ही अच्छा हो, लग्न में मंगल होगा तो मंगली होगा। अगर बृहस्पति की उस पर दृष्टि होगी तो मंगल दोष खत्म हो जाएगा। कर्क का अगर मंगल होगा तो मंगली दोष खत्म हो जाएगा, क्योंकि नीच राशि और अस्त का मंगल मंगली दोष नहीं देता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात बुध ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में लग्न में बुध ग्रह स्थित हैं तो फिर व्यक्ति किन चीजों का धनी होता है, साथ ही ऐसे लोगों में कौन कौन सी खूबियां और खामियां होती हैं, जानते हैं पंडित जी से, बताइए। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है, बुध स्किन का कारक है, त्वचा का कारक है, बुध मामा का कारक है, बुध वाणी का कारक है। ये तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। इतने दिनों से प्रोग्राम में ये सब आपको बताता रहता हूं। तो कुंडली का जो लग्न है, तनु भाव है जिसको कहते हैं, वहां अगर मिथुन और कन्या का बुध हो तो ऐसा व्यक्ति वाणी का धनी होता है, गुणवान होता है, जिज्ञासु होता है। ऐसे व्यक्ति की किसी चीज के शोध में रुचि होती है। कन्या का अगर बुध हो तो नेता होता है, बुध बृहस्पति के संयोग में हो तो ज्योतिषी होता है। ऐसे लोगों के पास मौजूद बौद्धिक क्षमता जो होती है वो बहुत ही अतुलनीय होती है। लेकिन अगर इनका बुध खराब हो जाए तो ऐसे लोग सोच समझ कर नहीं बोलते हैं, जिसके कारण इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। बुध लग्न में हो
तो व्यक्ति मिलनसार होता है। बुध लग्न में होगा तो व्यक्ति की नाक तोते की तरह होगी। बुध लग्न में होगा तो व्यक्ति का रंग जो होगा वो ना तो श्याम वर्ण होगा, ना तो गेहुआ होगा, ना तो गोरा होगा, हल्का सा हरित रंग होगा। और ऐसे व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी भी होगी। कारोबार में भी बुद्धि तेज चलती है ऐसे लोगों की, अगर उसका शुभग्रह से संबंध हो। लग्न में वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन राशि में अगर बुध हो तो उच्च विद्या की प्राप्ति होती है। लेकिन नीच राशि का बुध हो तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी मुश्किलें आती हैं। नीच राशि का मतलब जहां 12 नंबर अगर लग्न में लिखा हो। लेकिन अगर बृहस्पति उच्च का हो तो ये नीच भंग हो जाता है, तब ये दोष समाप्त हो जाता है। लग्न में बुध अशुभ हो तो भाग्य वृद्धि और वाणी का नाश करता है। देखिए, बुध से अगर छठा आठवां चंद्रमा हो और अपनी महादशा में बुध हो और अच्छा भी हो तो अच्छा फल नहीं दे पाता है। चंद्रमा से अच्छे स्थान में ही स्थित बुध अच्छा फल देता है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में लग्न भाव में अगर शनि ग्रह है तो व्यक्ति की शारीरिक बनावट कैसी होगी, साथ ही ऐसे लोग किस नेचर के होते हैं, ये जानते हैं। बताइए पंडित जी। अब शनि देव के बारे में तो आप ही जानते हैं। शनि देव जो है ये दुख के कारक ग्रह हैं, दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किए जाते हैं। और चाहे लाख आप कहिए किसी को कि आपका सूर्य खराब है, चंद्रमा खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कह दीजिए कि आपका तो शनि बहुत खराब है तो वो तुरंत पीपल के नीचे दंड बैठी करने लगेंगे और भागने लगेंगे मंदिर में। शनि देव का बड़ा टेरर है भाई। तो कुंडली के पहले भाव में शनि अगर मकर, कुंभ राशि या तुला राशि के हैं तब तो व्यक्ति लंबा होगा, पतला होगा, दुबला होगा, लेकिन तेजस्वी होगा। पहले भाव में शनि व्यक्ति को गंभीर बनाएगा, अंतर्मुखी बनाएगा। खास करके तुला राशि का शनि तो चक्रवर्ती सम्राट भी बनाता है। ऐसा व्यक्ति आलसी और हीन भावना से पीड़ित होगा अगर शनि वहाँ पे किसी शत्रु राशि में होगा तो। ऐसे लोगों का शरीर और बाल खुश्क होता है। अगर आपका शनि वृश्चिक राशि का है, मेष राशि का है, तो आप पक्का मान के चलिए कि आप बचपन में बीमार रहे होंगे। आपको निमोनिया जरूर हुई होगी, आपका फेफड़ा एक बार जरूर प्रभावित हुआ होगा और आप 8 साल तक अपने माता पिता के लिए सिरदर्द बने होंगे। 8 साल तक आपका स्वास्थ्य खराब रहा होगा। लेकिन अगर शनि ठीक है तो बचपन से ही आप फिट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे, भरोसेमंद रहेंगे। शनि लग्न में होने से व्यक्ति का पाचन संघर्षों में बीतता है। ऐसे लोगों का जो मतलब कि पाचन शक्ति है, डाइजेशन है, वो बड़ा कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेष और वृश्चिक राशि ऐसी राशि है जो नाभि पर स्पार्क करती है और यहाँ पर उष्मा का कारक ग्रह मंगल और सूर्य है। अगर यहाँ शनि आ जाए, मंद ग्रह आ जाए तो निश्चित रूप से डाइजेशन खराब हो जाएगा, अपच की बीमारी हो जाएगी, भोजन करते ही नींद आने लगेगी। ऐसे लोगों को कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और लग्न में अशुभ शनि वैवाहिक जीवन में कलेश दे सकता है। ऐसे लोगों के जीवन में 30 से 36 वर्ष के बाद ही स्थिरता आती है, ये बात समझना चाहिए। लेकिन अगर लग्न में शनि है तो हनुमान जी की उपासना भी करनी चाहिए। हनुमान जी सब कुछ ठीक कर सकते हैं भाई। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं राहु ग्रह की। कुंडली में पहले भाव में यानी लग्न भाव में अगर राहु ग्रह हो तो व्यक्ति का नेचर कैसा होता है, ऐसे व्यक्ति में कौन सी खूबियां होती हैं, कौन सी खामियां होती हैं, इनका आने वाला कल पर क्या कुछ असर पड़ता है, ये जानेंगे। राहु के बारे में भी बताइए, क्योंकि राहु का नाम सुनकर अक्सर लोग डरते भी हैं, लेकिन क्योंकि कुंडली में कहीं ना कहीं तो होगा, और अगर पहले भाव में है तो क्या असर पड़ता है? देखो श्रद्धा, राहु के नाम से मत डरिए कोई लोग। राहु ऐश्वर्यदायक है। राहु जब तक कुंडली में बहुत अच्छा नहीं होगा, जब तक राहु बहुत मजबूत नहीं होगा, तब तक आप जी तो सकते हैं, खा तो सकते हैं, पहन तो सकते हैं, लेकिन वैभवशाली नहीं हो सकते हैं, ऐश्वर्यवान नहीं हो सकते हैं, अरबपति खरबपति आप नहीं हो सकते हैं। राहु अग्रह है जो अरबपति खरबपति बनाता है, चाहे एलन मस्क हो और चाहे कोई मतलब कि विदेशी अमीर हो और चाहे हिंदुस्तान के हमारे अंबानी जी हों। राहु सबका मजबूत होगा तभी धनवान और वैभववान होने की स्थिति बनेगी। इसलिए राहु से सिर्फ डरना नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि राहु छाया ग्रह है। कहते ना है कि अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम
सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्य हम। राहु ऐश्वर्य का ग्रह है भाई। तो राहु व्यक्ति के अंदर उत्साह देता है। राहु अगर शुभ होगा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा, माने कुंभ राशि में होगा, या फिर कन्या राशि में होगा, अपनी राशि में होगा, तो ऐसा व्यक्ति तो राहु अगर तृतीय, एकादश और छठवें भाव का स्वामी होकर महादशा में होगा तो राजा बना देगा। मैंने तो राहु की महादशा में कितने लोगों को केंद्र में मंत्री बनते देखा है, और राहु खत्म हुआ तो सारा मंत्रालय छिन गया। तो राहु से बहुत डरने की जरूरत नहीं है। राहु प्रभावशाली होगा तो ऐसे लोग अपने तरीके से जीवन जीना पसंद करते हैं। लेकिन अगर राहु कुंडली के पहले भाव में कमजोर है, या जिसके स्थान में है वह ग्रह कमजोर है, तो ऐसा व्यक्ति व्यर्थ का घमंडी, कड़वा बोलने वाला, बदतमीज, लेकिन ऐसे लोग कार्यकुशल होते हैं, राजनीति कूटनीति के ज्ञाता होते हैं। ऐसे लोगों का व्यवहार खराब जरूर होगा, लेकिन गलत संगत में भी जाने के बाद। ऐसे लोग नशीले पदार्थों की ओर रुचि बढ़ाएंगे अगर राहु खराब होगा तो। राहु अगर शनि के साथ हो गया, राहु अगर शनि की दृष्टि में हो गया, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से एडिक्शन, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहेंगे। ऐसे लोग अवैध कार्य भी कर सकते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर संवेदना नहीं होती है अगर राहु खराब हो। ये कुछ भी क्राइम कर सकते हैं, इनका मन नहीं प्रभावित होगा। लग्न में अगर राहु अशुभ है तो ये वैवाहिक जीवन में भी मतभेद पैदा करता है। ऐसे लोग दूसरों के जीवन में दखल देना पसंद करते हैं। तो भाई, यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। अगर आपके पैर के अंगूठे का मोजा फटने लगे, आपके घर में बर्तन हर समय बिखरे रहें, आपके बेडरूम में जूता चप्पल एक एक कोने पर बिखरे रहें, बिस्तर आपका उलझा रहे, तो आप मान लीजिएगा आपका भी राहु खराब है। लेकिन अगर आपका ड्रेस एड्रेस दोनों ठीक है, आपका बाथरूम चकाचक है, एकदम चमक रहा है, आपके रसोई में हर समय गीलापन नहीं है, तो आप मान लीजिएगा आपकी दीवारों में अगर सीलन नहीं है, आपके कपड़ों से अगर स्मेल नहीं आती है, तो आपका राहु अच्छा है। और राहु न अच्छा हो तब भी उसे अच्छा करने के लिए नहाने के बाद चंदन का इत्र लगाइए और उसको 3 बार सूंघिए, और जितना हो सके ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड मोजा, ब्रांडेड घड़ी पहनने की कोशिश करिए। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, राहु की खराबी अपने आप ठीक हो जाएगी। राहु पूजा पाठ से कम ठीक होता है, सजने बजने से ज़्यादा ठीक होता है। जय माँ विंध्यवासिनी। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं सौरभ रायपुर से। सौरभ जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए सौरभ जी। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/11/1993 जी। मेरा पहला प्रश्न है पंडित जी, हमारा घर कब तक बनेगा? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है, मैं अभी मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन कर रहा हूँ, तो मुझे कहाँ आगे जाके क्या करना चाहिए, और क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपका 17 जनवरी 2023 के बाद गृह निर्माण का योग शुरू हो रहा है, जो 23 फरवरी 2025 के पहले कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने नौकरी के लिए कहा है, तो मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति एक साथ दशम भाव में है। बस थोड़ा सा धक्का और दो, नौकरी तो आपके पास चल के आएगी, और वो भी सरकारी नौकरी। थोड़ा सा अपने शरीर को और फिट रखिए, और पढ़ाई में और इंटरेस्ट लीजिए गंभीरता से, और हनुमान जी की उपासना करिए। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ही कुछ खाइए पीजिए। ये नियम बना लीजिए, तो आपको 2023 में नौकरी भी मिल जाएगी, क्योंकि आपका 30वां वर्ष चालू भी हो जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राम दिल्ली से। राम जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम राम है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी आयु है, मेरा जन्म तिथि है 19/3/1976 जी। एक तो पंडित जी मेरा डिवोर्स हो गया है, 4-5 साल हो गए हैं, और दूसरा एक मेरा कोर्ट में केस चल रहा है झूठा। तो
आप बताइए मेरी आगे की आजीविका कैसी रहेगी, और मैं व्यापार काम धंधे में, और मेरी दूसरी शादी का योग है कि नहीं। देखिए, पहली बात तो मैं आप बहुत स्पष्ट और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि यदि आपका राम नाम है और आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, तो मैं देख पा रहा हूं कि मंगल और शुक्र की स्थिति एक साथ है। भगवान राम का राम नाम था तो उनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं था, थोड़ा सा ऊंच नीच उसमें भी हो गया था। ऐसे में आपके ग्रहों की स्थिति देख करके तो हमें यही लगता है कि आपका पुनः वैवाहिक जीवन होना चाहिए और होगा 2023 तक। जहाँ तक कोर्ट कचहरी के मुकदमों का प्रश्न है, देर भले लगे, न्याय आपके पक्ष में होगा, सफलता आपको मिलेगी। काम धंधे में सफलता का जहाँ तक प्रश्न है, तो आप अपने पराक्रम को एक रूप रख करके और परिश्रम करने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से आजीविका के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। आपको करना ये चाहिए कि आपको रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और मंगलवार के दिन गेहूं और गुड़, 5 किलो गेहूं 1 किलो गुड़ किसी धर्म स्थान में आपको दान करना चाहिए। ये 5 मंगलवार करना चाहिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन में अस्थायित्व की स्थिति बनेगी और मुकदमे में जीत तो आपकी वैसे भी हो जाएगी। उसके लिए कोई बहुत परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे तो इससे आपके मानसिक शांति भी आपको प्राप्त हो। कुंडली के पहले भाव में केतु ग्रह स्थित हो तो व्यक्ति का नेचर और फ्यूचर कैसा होता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। केतु लग्न में होता है तो ज्योतिष कहता है मानसिक व्रणी। ऐसा केतु लग्न में होना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति शक करने वाला, चिंता में रहने वाला और भ्रम से पीड़ित रहता है। लग्न में केतु होने से व्यक्ति पर एक नकारात्मक इम्पैक्ट जो पड़ता है, उससे व्यक्ति की महत्वाकांक्षा समाप्त हो जाती है। ऐसे लोगों के चेहरे पर आसानी से हंसी नहीं आती है। लग्न में केतु आत्मविश्वास की कमी देता है। कुंडली में लग्न भाव यानी पहले भाव में केतु होने पर व्यक्ति खुद के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को भली भांति जानता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व रहस्यमयी हो सकता है। लोगों को आपको समझने में काफी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन लोग आपको समझने और जानने में भी रुचि रखेंगे। लग्न में केतु अशुभ होने पर स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। ऐसे लोगों की सहन शक्ति भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन एक बात केतु के फलादेश में ध्यान देना चाहिए, यद यद भाव गते राहु केतुश्च जनने नृणाम तत्तद भावे संयुक्तम यद फलम प्रतिषेदलम। केतु जिस राशि के स्थान में हो, उस राशि के स्वामी का बल देखिए। अगर उस राशि का स्वामी बलवान होकर के कहीं स्थित है तो केतु अच्छा फल करेगा। लेकिन अगर उस राशि का स्वामी निर्बल दुर्बल हो गया है, अस्त और पाप पीड़ित हो गया है, तब केतु कहर ढाएगा। केतु ही वह ग्रह है जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और मस्तिष्क में रोग होना, किसी प्रकार का ब्रेन हेमरेज होना, किसी प्रकार की क्लॉटिंग आनी, दिमाग का ऑपरेशन होना, ये सब केतु करता है। और खास करके ये केतु की दशा में होता है। अगर केतु अशुभ है तो बिना केतु के मानसिक व्रणी नहीं हो सकता व्यक्ति। ये केतु अगर छठे भाव के स्वामी से संबंध करता है, लग्नेश से संबंध करता है, तो अपस्मार, मिर्गी जैसा रोग भी ये केतु देता है। जिन लोगों को मिर्गी आती है, जिनके दाहिने तरफ यहाँ पीछे स्वेलिंग आ जाती है और फिट्स आ जाती है, ये केतु उसका भी कारण है। केतु के अगर उपाय किए जाएं तो उसमें भी लाभ मिलता है। तो हमारे कहने का आशय यह है कि केतु वैसे लग्न का अच्छा होता ही नहीं है, लेकिन अगर लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में हो, बहुत मजबूत स्थिति में हो, तो केतु का बुरा प्रभाव भी नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अनामिका हमारे साथ सूरत से जुड़ चुकी हैं। अनामिका जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी। खुश रहो बेटा। पंडित जी, खुश रहो।
मैं अपने लड़का और हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। जी लड़का का जन्म है 4/12/2012 का जी और हस्बैंड का जन्म है 18/10/1983 का। जी देखो, ऐसा है, तुम्हारे बेटे की तो थोड़ी सी स्वास्थ्य की स्थिति कम ठीक रहती है। इसको शीत जल्दी जल्दी लगती है, बुखार जल्दी जल्दी होता है, लेकिन अभी तो 10 साल का है, तो अभी कोई चिंता करने की बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई में मध्यम रहेगा। और जहाँ तक आपने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उनसे कहिए कि हनुमान जी की उपासना करें, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छी जानकारी पंडित जी आपने दी और बताया कि लग्न का क्या महत्व और लग्न में जो ग्रह स्थित है उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में। आपने अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। Associate sponsor. Dell, your business journey never stops, neither do we. Ruabza, the drink of India. महाराष्ट्र दिवस पर राज ठाकरे का शक्ति प्रदर्शन, औरंगाबाद में करेंगे मेगा शो, शर्तों के साथ मिली परमिशन, सुरक्षा के भारी इंतजाम। पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड बरजिंदर परवाना समेत 4। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।